देखिए आज का वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मुझे मालूम है इस चैप्टर की शुरुआत में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का एक क्विक रिवीजन दे करके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको कराना चाहूँगा। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, मुझे पता है कि मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स वो होते हैं जैसे कि कोई एक मेटल का वायर, वो एक मेटेलिक कंडक्टर है। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं जैसे कि एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। एक मेटल का वायर एक मेटेलिक कंडक्टर है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट क्यों कंडक्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं। सो पहला पॉइंट इसमें ये होगा कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू the presence of free electrons। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला था एक मेटल के अंदर एटम होता है, वो एटम जो होता है उसके अंदर एक आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक मेटल के अंदर एटम होता है और उस एटम में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो मेटेलिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। इसके अंदर अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो इसके अंदर Na आयन होंगे, इसके अंदर Cl आयन होंगे, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी को पास करूं तो क्या मेटल डिकम्पोज हो जाता है। मतलब मेरा ये है कि अगर आपने एक वायर है या एक रॉड है जो किसी एक सर्टेन मेटल की बनी है और आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो क्या ऐसा होगा दैट वायर और द रॉड विल गेट डिसइंटीग्रेट। क्या ऐसा होगा कि वो वायर और रॉड जो है वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करूं, एक सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपने आप को क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। याद करिए हमने पूरा फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। अगर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया एक्वस NaCl के अंदर, या मान लीजिए मैंने मोल्टन NaCl के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, गला हुआ, पिघला दिया हमने। इसके अंदर Na आयन थे, इसके अंदर Cl आयन थे। अब क्या होगा कि जो कैथोड होगा उसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, Na, सोडियम जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। और कैथोड के बाद एनोड से कौन सी गैस निकलने लग जाएगी, एनोड के पास क्लोरीन गैस जो होगी वो निकलने लग जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस जो था वो चेंज हो गया। देयर इज अ केमिकल चेंज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन का मतलब ये था कि सब्सटेंस अलग हो गया। अब Na बिल्कुल अलग है और Cl बिल्कुल अलग है। जबकि अगर Na आयन और Cl आयन है तो दे माइट गेट टुगेदर, वो दोबारा से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं। बट व्हेन इट इज न्यूट्रल Na, व्हेन इट इज न्यूट्रल Cl, दे वोंट बी एबल टू गेट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि दे गेट डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट बट देयर इज नो चेंज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। दे डू नॉट गेट डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यानी मैं दूसरा पॉइंट कहूंगा कि दे डू नॉट
get decompose on passing इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं शो करते हैं, जबकि इसके लिए मैं कहूंगा कि दे गेट डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डिकम्पोज नहीं होते। दे डू नॉट गेट डिकम्पोज, दे गेट डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक और बात बताऊं तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जो भी आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है। जो भी आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इवेंचुअली इंक्रीजेस। सो हम इसमें लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस, रीजन में बता रहा हूं, वैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूं, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। if you increase the temperature, the resistance of the metallic conductor will also increase। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इसका उल्टा होगा, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। देखिए, वायर है, कंडक्टर है, तो इट विल बी हैविंग सम रेजिस्टेंस, कंडक्टर है तो इट विल ऑल्सो बी हैविंग सम रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता चलता है, इंक्रीज होता चलता है। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता चलता है, डिक्रीज होता चलता है। सो मैं इसमें लिखूंगा कि द रेजिस्टेंस decreases on increasing the temperature। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती चलती है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती चलती है। बहुत आराम से समझिए, मैंने आपको बस क्या बताया है, क्योंकि मुझे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बताने थे तो मैंने आपको एक क्विक रीकैप दिया है दोनों टाइप ऑफ कंडक्टर्स का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थी, इसमें फ्री आयंस की वजह से थी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिकम्पोज नहीं कर पाती है, इसमें डिकम्पोज कर देती है। इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट जाता है। अब एक और पॉइंट कि इसमें रेजिस्टेंस होता क्यों है, तो हम कहते हैं कि द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद कर्नल्स। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का कर्नल के साथ जो कोलिजन होता है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन कर्नल के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं उसकी वजह से होता है। द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द कर्नल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हुआ था कि एटम था और एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, मतलब एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम थी, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था। अब बाकी बचे हुए चार्ज पर, बाकी बचे हुए पार्ट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सी व्हेन एन एटम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पार्ट ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया तो इतने पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को आप क्या कहते थे, इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को आप कर्नल कहते थे। तो इसमें बहुत सारे कर्नल्स हैं, ये इसमें कर्नल, कर्नल, ये भी कर्नल, ये भी कर्नल, ये भी कर्नल। अब क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किसके साथ टकराने लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा कर्नल के साथ टकराने लग जाएंगे। पहले कम फ्री इलेक्ट्रॉन कर्नल के साथ टकरा रहे थे बिकॉज दे वर हैविंग लेस काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हेन यू गिव देम और सप्लाई देम और प्रोवाइड देम सर्टेन एक्स्ट्रा काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से जो कोलिजन था कर्नल का फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ वो भी बढ़ गया, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए, करंट क्या है, तो करंट होता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक दिशा में फ्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। नाउ अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं दिया था तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकरा रहे थे जो कि रेजिस्टेंस की वजह बन रहे थे। देखिए, इलेक्ट्रॉन का कर्नल से टकराना एक रुकावट है, और जो भी करंट के फ्लो में होने में जो आने वाली रुकावट होती है उसी को आप रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन का कर्नल से टकराना एक रुकावट है, और इलेक्ट्रॉन जब कर्नल से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन
के कर्नल से टकराने पर करंट के फ्लो होने में रुकावट आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का कर्नल से टकराना, रुकावट होना, रुकावट होना मतलब रेजिस्टेंस होना। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यू आर प्रोवाइडिंग एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, सो द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द कर्नल विल इंक्रीज, एंड व्हेन द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द कर्नल इज इंक्रीज, यानी कोलिजन इलेक्ट्रॉन का कर्नल के साथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के क्या होने के साथ, इंक्रीज होने के साथ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो इनमें रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू फॉलोइंग इंटरेक्शन, द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द फॉलोइंग इंटरेक्शंस। इनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इन फॉलोइंग इंटरेक्शंस की वजह से होता है। मतलब कौन से इंटरेक्शंस की वजह से, किन की वजह से, देखिए इनमें रेजिस्टेंस होगा सॉल्यूट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन की वजह से। मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अब आपने NaCl का एक एक्वस सोल्यूशन लिया है, अब क्या हो रहा है कि उसमें NaCl का एक्वस सोल्यूशन आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं एक दूसरे पर, Na आयन और Cl आयन, तो चार्ज के फ्लो होने में तो दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो चार्ज के फ्लो होने में दिक्कत आ रही है इंटरेक्शन की वजह से, जो किसकी वजह बन रहा है, रेजिस्टेंस की। अगर मैं और रीजन बोलूं तो एक हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए Na आयन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, H2O के मॉलिक्यूल के साथ, Cl आयन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, H2O के मॉलिक्यूल के साथ, ये भी इनके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। हमने 11th क्लास में पढ़ी थी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अगर आपको याद हो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हमने कई सारे टाइप के इंटरेक्शन पढ़े थे। हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, आयन डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़े थे। तो उसमें ये एक आयन और डाइपोल, H2O एक डाइपोल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, हम ऐसे बनाते थे, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता था और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, तो इट इज़ अ डाइपोल। तो Na आयन और ऑक्सीजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, एंड दिस विल हिंडर द फ्लो ऑफ आयंस, जो रुकावट पैदा करेगा आयंस के फ्लो होने में, एंड इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड ऑल्सो दी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये भी एक कारण बनेगा किसका, आयंस के फ्लो होने का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखिए जितना गाढ़ा होगा लिक्विड उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। अब मैं आपसे कहूं कि आप NaCl को हनी में डिसॉल्व कर दीजिए और आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराइए, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हनी एक विस्कस लिक्विड है, उसमें इंटरेक्शन, उसमें जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, सो दी फ्लो ऑफ आयंस बिकम डिफिकल्ट। अब क्योंकि आयंस का फ्लो डिफिकल्ट हो जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज दी ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए सॉल्यूट सॉल्यूट ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड इवन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंड व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस, जहां भी कहीं किसी तरीके की कोई रुकावट है वो एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसमें यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी यानी रुकावट कम होगी। मैंने आप टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्यूट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, आयंस इजीली फ्लो कर पाएंगे। Na आयन और Cl आयन के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, आयंस इजीली फ्लो कर पाएंगे। आयंस का जब इजीली फ्लो कर पाना हो पाए, आयंस जब भी इजीली फ्लो कर पाए, आयंस जब भी इजीली फ्लो कर पाए, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फायदा था, मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से बस ये फायदा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन थे, वो कैसे हो गए थे, वीक हो गए थे। ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर द वेरियस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस बिकम लेस। यदि मैं तापमान को बढ़ाता हूं, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो वेरियस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इसी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। So this is the difference, this is the big picture of the difference between metallic and electrolytic conductors। बहुत आराम से समझिए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिटवीन द फ्री आयंस की वजह से। ये डिकम्पोज नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, बट ये डिकम्पोज हो जाते हैं।
इनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इनमें रेजिस्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन और कर्नल के कोलिजन की वजह से होता है, और इनमें रेजिस्टेंस इन इंटरैक्शंस की वजह से होता है, विच आर सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन. एंड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑब्वियसली द इंटरैक्शन विल बिकम लेस, and hence the temperature, hence with the increase in temperature the value of resistance will also become less. अब मैं आगे आपको बताऊं तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में. ठीक है, आइए देखते हैं. बहुत सारा पार्ट होगा जो आपने पढ़ा है और बहुत सारा पार्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है, बट ये पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बी वेरी वेरी फोकस, बहुत आराम से बहुत फोकस होकर के समझिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं. आपको लग रहा होगा कि मैं बोलता रहता हूँ कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट सच में इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं. अब किसी साल कोई टॉपिक से आता है, किसी साल कोई टॉपिक से आता है. हमें नहीं पता है कि इस साल कौन से टॉपिक से आएगा या ये टॉपिक रहेगा या नहीं रहेगा, बिकॉज बोर्ड इज़ प्लानिंग टू रिड्यूस दी सिलेबस. तो हमें नहीं पता है, बट फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे, बिकॉज कंपटीशन में कभी भी सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स प्रिपेयर करवा रहे हैं आपको फॉर दी नेक्स्ट हायर स्टडीज़, और हायर स्टडीज़ तो कम नहीं हो सकती है ना. सो बोर्ड अगर इस साल का सिलेबस भी कम करता है, स्टिल आपके कंपटीशन का सिलेबस विल बी दी सेम, इट विल रिमेन सेम. तो इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए. इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्स टू मैक्स पढ़ें, इन कीपिंग फोकस ऑन योर कॉम्पिटिशन्स एज वेल, आपके कॉम्पिटिशन्स पर भी ध्यान रखते हुए. सो आइए अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ. ठीक है, देखते हैं. सम टर्मिनोलॉजी और सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो पहला टर्म हम पढ़ेंगे वो है रेजिस्टेंस के बारे में. आप सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, और रेजिस्टेंस होता क्या है? करंट के फ्लो में रुकावट होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में करंट जो होता है वो आयंस की वजह से होता है, तो जो आयंस के फ्लो में रुकावट होगी उसी को आप क्या कह देंगे? रेजिस्टेंस कह देंगे. तो मैं लिख देता हूँ कि डेफिनेशन में कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड in the flow of current is called resistance. करंट के फ्लो में आने वाली रुकावट को आप क्या कह देते हैं? तो करंट के फ्लो में आने वाली आप रुकावट को रेजिस्टेंस कह देते हैं. सबको पता है कि ऐसा यूनिट जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में क्या दे दी गई है? ओम दे दी गई है. हमने एक और बात पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये आपने सेल और बैटरी लगाई, नेगेटिव टर्मिनल दिस बिकम्स योर कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल दिस बिकम्स योर एनोड. तो दोनों रॉड के बीच में जो सेपरेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द रॉड विल रिप्रेजेंट द लेंथ, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रॉड का, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रॉड का, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड है, यानी ये जो पार्ट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब देखिए बहुत जगह ऐसा होगा कि वहाँ पर रॉड्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल ना होकर के फ्लैट शीट्स की फॉर्म में होंगी. मतलब वहाँ पर जो रॉड्स होंगी वो किस फॉर्म में दी होंगी? तो वहाँ पर जो रॉड्स होंगी वो इस फॉर्म में दे रखी होंगी. अब अगर वहाँ पर रॉड इस फॉर्म में दे रखी हैं, इस फॉर्म में दे रखी हैं, तो आप वहाँ एरिया टर्म यूज़ करेंगे. बट अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल देते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन दी सेपरेशन बिटवीन दी रॉड्स, एंड रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑफ द एरिया ऑफ दी रॉड्स और दी प्लेट्स, मेटल प्लेट्स और दी रॉड्स विच आर यूज. तो रेजिस्टेंस इन दोनों के डायरेक्टली, इसके रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो L/A आता है. ठीक है, बिल्कुल. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है दैट इज़ दी रो. यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो है रो. इसे आप क्या पढ़ते हैं? तो दिस इज रेड एज रो, और रो का मतलब क्या होता है? तो रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑल्सो नोन एज व्हाट?
रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है? तो रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अच्छा, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ, रो का ही निकाल लूँ, तो रो का फॉर्मूला क्या आएगा? तो रो का फॉर्मूला आएगा आर ए अपॉन एल। अब आर की यूनिट इज ओम, यूनिट लिख रहा हूँ मैं, यूनिट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ओम। इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट सेंटीमीटर, काटा तो क्या यूनिट बन गई रेजिस्टिविटी की? ओम सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर क्यों ले रहे हो आप? तो देखिए, जो आप सेल्स बनाते हैं वो सेल आप इस डायमेंशंस के बनाते हैं कि उनमें जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में मेजर होता है। आप सेल को इतने बड़े बड़े थोड़ी बनाते हैं जिसमें मीटर्स में, मतलब 1 मीटर का सेपरेशन होगा बिटवीन दोनों रॉड्स के बीच में। नहीं, आप डिस्टेंस जो लेते हैं सेल्स के बीच में वो बहुत छोटी छोटी सेपरेशंस होती हैं। सो बिकॉज हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं केमिस्ट्री में वो सेंटीमीटर्स के टर्म्स में ही होती है मोस्टली, आपको क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर ही दिया जाएगा, तो आप इसकी ऐसा यूनिट में ओम सेंटीमीटर लिख करके आएंगे तो सही माना जाएगा। अगर आप ओम मीटर लिख करके आएंगे तब भी सही माना जाएगा, ओम सेंटीमीटर लिख करके आएंगे तब भी सही माना जाएगा। ज़्यादा तब सही माना जाएगा जब आप ओम सेंटीमीटर लिख करके आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। मैं आपको रेजिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। इसको मैं साफ करता हूँ और मैं आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं किससे? रो से। इसकी एसआई यूनिट मैंने आपको बताई क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। तो मैंने ओम सेंटीमीटर लिख दी। अब मैं आपको इसकी डिफाइन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा, मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है इस तरीके का, ये उसमें 2 रॉड्स लगी हुई हैं, ये एक रॉड है और ये एक रॉड है। इस तरीके की मेटल प्लेट्स लगी हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये ठीक है। और ये मैंने लगा दिया इस तरीके। इनके बीच में क्या भरा हुआ है? तो इनके बीच में भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है इनके बीच में पूरे में। ये भरा हुआ है, ठीक है? पूरे में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है इस तरीके का, ठीक है? अच्छा, हमने रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन के एल, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाए? तो सेपरेशन बिकम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और इसका एरिया कितना हो जाए? सो एरिया बिकम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या है इसका? तो मैं कहूँगा कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन 2 rods हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। मैं लिखता हूं तब और बेहतर समझ में आएगा। मैं लिखूंगा कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रोलाइट ही देगा ना, क्योंकि उसी के अंदर सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? और यू कैन कॉल इट हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब यूनिट, एंड सेपरेटेड बाय यूनिट लेंथ। आप उन्हें 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट कर दीजिए और आप उन रॉड्स का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए
और उनके द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जा रहा होगा वो रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, सो दैट रेजिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज दी, उस रेजिस्टेंस को ही आप क्या कहेंगे, तो उस रेजिस्टेंस को ही आप रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हुई, तो मैंने कहा कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, किसके द्वारा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया जा रहा है, प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्रेजेंट है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है और जिनकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उतने के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टिविटी क्या दे रहा है मुझे, तो रेजिस्टिविटी मुझे एक आइडिया दे रहा है। अब रेजिस्टिविटी मुझे क्या आइडिया दे रहा है, तो रेजिस्टिविटी मुझे एक आइडिया दे रहा है कि ये वो रेजिस्टेंस है जो कि उतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया जाएगा, सिर्फ इतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। देखिए इतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, दिख रहा है यहाँ पर आपको एक क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, जिसमें जो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके बीच की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो उस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर कितना आ जाएगा, देखिए इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कहीं कहीं पर 1 cc लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये ध्यान रखिएगा, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो और 1 ml मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है 1 ml है, यानी इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आ सकता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आ सकता है दैट इज ऑल्सो कितना 1 ml। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है वो कितना है, तो इसके अंदर आने वाला इलेक्ट्रोलाइट 1 ml है। सो इसके अंदर आने वाले 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब आप दोनों को कंपेयर करिए डेफिनेशन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से समझिए। पहली डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसकी रॉड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिनके बीच का डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट आया, तो दोनों को आपने डायमेंशंस को मिला दिया, एरिया इंटू लेंथ कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसी वाले डेफिनेशन में अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो एरिया इंटू लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो आएगा। तो मैंने यही तो कहा कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रोलाइट ही देगा क्योंकि उसी के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिनका डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेपरेटेड बाय यूनिट लेंथ। जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, तो जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होता है, और जो सेपरेटेड होते हैं तो वो भी कितनी लेंथ से सेपरेटेड होते हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ से सेपरेटेड होते हैं। यानी कि वो जो रॉड्स हैं जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और जिनका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, तो उस रॉड्स के पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जा रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, रेजिस्टिविटी। आई एम होपिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। यही डेफिनेशन को मैंने दूसरे फॉर्म में कहा है। इसी डेफिनेशन से मैंने कहा है कि जो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो इस पूरे इतने वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर आने वाला ही तो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रोलाइट ही देगा। उसी के अंदर तो हमने रेजिस्टेंस के जो कारण बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो उसी के अंदर तो पाए जा सकते हैं। तो मैंने वही कहा है कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो एक यूनिट लेंथ से सेपरेटेड है। यानी इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 ml है। तो मैं एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड
बाई 1 ml of electrolyte is called resistivity or specific resistance. Resistance offered by 1 ml of electrolyte, जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा रेजिस्टेंस दिया जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जाता है वही क्या कहलाता है, उसकी रेजिस्टिविटी। क्योंकि इसके अंदर आया कितना, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml, और 1 ml क्यूब, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा वही क्या कहलाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपको एक आइडिया देती है, कैसे, तो देखिए अब आपको पता चल गया कि रेजिस्टिविटी क्या है, वो रेजिस्टेंस जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा होगा। 1 ml वाले के लिए आपको रेजिस्टेंस पता चल गया और वो किसके बराबर है, रो के बराबर है ना। अब आपको अगर 10 ml का रेजिस्टेंस पता करना है तो आप रो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का। अगर आपको 20 ml वाले का पता करना है तो आप रो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का। नहीं समझ में आ रहा, बहुत आराम से समझिए, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 1 ml में जो भी रेजिस्टेंस था वही क्या था, रेजिस्टिविटी थी, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। 1 ml में जो भी रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टिविटी थी। अब आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता है, मतलब आपको 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। अब आपसे वो पूछता है कि 10 ml इलेक्ट्रोलाइट की क्या रेजिस्टेंस होगा, तो आप रेजिस्टिविटी में 10 का ही तो मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपसे पूछता है कि 20 ml में क्या रेजिस्टेंस होगा, तो आप रेजिस्टिविटी में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब आपको क्या पता चल गया है कि 1 ml में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी के बराबर है। 10 ml में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 इंटू रेजिस्टिविटी। 20 ml में कितनी होगी, तो 20 इंटू रेजिस्टिविटी। ये आपको आइडिया दे रहा हूं कि क्या एक्चुअल हेल्प है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी ये पता करती है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में इतना रेजिस्टेंस है ना। अगर 10 ml इलेक्ट्रोलाइट में वो पूछता है तो मैं सीधे रेजिस्टिविटी में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 ml में पूछता है तो मैं सीधे रेजिस्टिविटी में 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे और थोड़े टर्म्स देखते हैं। मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपको बहुत डिटेल में बताना चाहता था, बिकॉज आई वॉन्टेड कि दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आई होप आपको क्लियर हो, आप कंफ्यूज ना हुए हो। और इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज प्लीज डू लेट मी नो, ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर टू यू, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टेंस, डिनोटेड बाई C और समटाइम्स डिनोटेड बाई G। C और G से आप इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये कंडक्टेंस क्या है, देखिए रेजिस्टेंस क्या था, तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस क्या है, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। आयंस कितनी आसानी से फ्लो हो पाते हैं, आयंस कितनी आसानी से फ्लो हो पाते हैं, आयंस के फ्लो होने में जो आसानी है, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस है, उसी को आप क्या कहते हैं, सो द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द कंडक्टेंस। आयंस के फ्लो में जो भी आसानी है, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द कंडक्टेंस। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का ये जस्ट उल्टा है। रेजिस्टेंस क्या आता है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ आयंस। कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। आयंस के फ्लो होने में जो आसानी है उसे आप क्या कहते हैं, तो आयंस के फ्लो होने में आसानी को कंडक्टेंस कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is called conductance. The reciprocal of resistance is called as conductance. resistance का जो उल्टा होता है, the opposite of resistance is known as what, it is known as conductance। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि C is equals to 1/R के बराबर होगा। SI यूनिट की अगर मैं बात करूँ, सो SI यूनिट इसकी होती है ओम, तो ये 1/ओम, यानी मैं इसे लिखूंगा ओम इनवर्स। और इसे हम क्या लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं मोह। ठीक है,
मो, और इसे हम क्या लिखते हैं, तो इसे साइमंस भी इसकी क्या हो सकती है, एक यूनिट हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट, SI यूनिट इज ओम इनवर्स, मो और साइमंस, ठीक है। इसकी SI यूनिट इज ओम इनवर्स, मो और साइमंस। इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, मो और साइमंस क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने कहा कि द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। जो आयंस के फ्लो होने में जो ईज होती है, कितनी आसानी से आयंस फ्लो कर पा रहे हैं, आयंस के फ्लो होने में जो ईज होती है उसे कंडक्टेंस कहा जाता है। या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, C = 1/r। तो यहाँ से मैंने इसकी ऐसा यूनिट दी विच इज़ ओम इनवर्स, मो और साइमंस, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला निकालें, तो उसे साफ़ करते हैं, और साफ़ करके मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखिए, आपने कहा C = 1/r, देखिए कंडक्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो मतलब कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये अगर मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये उसके अंदर की दो मेटलिक प्लेट्स हैं जो कैथोड और एनोड की तरह एक्ट कर रही हैं, सो लेंथ इज द सेपरेशन एंड ए इज दिस एरिया, ये ए एरिया ये वाला है, ठीक है। ये अब देखिए, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। जस्ट उल्टा है तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। मैं कंबाइन कर दूं तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/K, L के बराबर हो गया। अब यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है कप्पा, कप्पा A/L। देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या आ रहा था, तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में R रो L/A के बराबर आ रहा था। ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, कप्पा A/L आ रहा है। दिस इज, देखिए अब बनाते कैसे, इसे क्या कहा जाता है, इसे कप्पा कहा जाता है। देखिए K बनाएंगे आप और हल्का सा ये यहाँ 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 इस तरीके से उड़ा देंगे। K बनाएंगे आप और हल्का सा ये और ये, K बनाएंगे आप और हल्का सा ये और ये। दिस इज नोन एज कप्पा, कप्पा। देखिए आपने देखा होगा गाड़ियाँ आती हैं, K सीरीज़ के इंजन लिखे होते हैं, वो K मतलब कप्पा होता है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं वैसे ही एक और होता है कप्पा। दिस इज कप्पा, कप्पा 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 सीरीज़ के इंजन, ठीक है। तो दिस इज K कप्पा, ठीक है। तो C = कप्पा A/L। कप्पा है क्या, कप्पा देखिए यहाँ पर रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टिविटी था। यहाँ कप्पा इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत आराम से चल रहे हैं हम। मैंने आपको कुछ नहीं बताया अभी तक, बस ये कहा है कि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, C = 1/R होता है। C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, C इज़ रेसिप्रोकल ऑफ R, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, C इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ R। तो यानी कि अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहाँ से मैंने कह दिया कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, C is directly proportional to A, C is inversely proportional to 1/, C is inversely proportional to L। तो यहाँ से कंबाइन करके क्या आ गया कि C is directly proportional to A/L। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट आया कप्पा। कप्पा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आइए कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला इज कप्पा × A/L। पर मैं इस फॉर्मूले को अभी और सिंप्लीफाई करूँगा, आपको फॉर्मूला बना कैसे वो बताना था, पर पहले मैं अब आपको बताऊँगा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। आइए सीखते हैं अबाउट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
के बारे में, ठीक है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। कैसे बनता है? के बनाओ, यहाँ से उड़ाओ, यहाँ से उड़ाओ, यहाँ से उड़ाओ, यहाँ से उड़ाओ, दिस इज कप्पा। कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कप्पा से, कप्पा से। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, C इज इक्वल्स टू कप्पा A अपॉन L। कप्पा निकालना है तो किसके बराबर होगा? कप्पा इज इक्वल्स टू C L अपॉन A। ये L अपॉन A पता है एक और टर्म है। देखिए जब एक सेल बना दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया, ठीक है, ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया। ये कैथोड, ये एनोड, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया मेरा। अब देखिए ये जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना है, क्या ऐसा होगा कि टाइम के साथ इसकी रॉड्स के बीच में, इसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। एक बार सेल बन गया तो जो रॉड्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो का वही बना रहेगा। रॉड के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक बार सेल बन गया तो क्या उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड चेंज होगा? नहीं होगा। यानी ये दोनों जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। और इस L अपॉन A को ही नाम दिया जाता है, इट इज टर्म्ड एज सेल कांस्टेंट। इसे क्या नाम दिया जाता है? सो इसे नाम दिया जाता है सेल कांस्टेंट। L अपॉन A को क्या नाम दिया जाता है? तो L अपॉन A को नाम दिया जाता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। L अपॉन A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। है क्या? द रेशियो ऑफ separation between the rods, the ratio of separation between the rods and area of cross section of rods या area of rods is called सेल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगी। दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ L अपॉन A। बट है क्या सेल कांस्टेंट वो समझ लो। तो मैंने कहा कि सेल कांस्टेंट क्या है? तो सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन द रॉड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। जो रॉड के बीच की डिस्टेंस है वो, जो रॉड के बीच की डिस्टेंस है वो, जो रॉड के बीच की डिस्टेंस है वो, ये मैंने बनाई रॉड और ये मेरे रॉड के बीच की हो गई डिस्टेंस। तो ये जो रॉड के बीच की डिस्टेंस है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड है उसी को क्या कहा जाता है? तो इट इज टर्म्ड एज सेल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन द रॉड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज नोन एज सेल कांस्टेंट, ठीक है। C क्या है? C इज कंडक्टेंस। तो मेरा कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला बन गया। क्या बना? तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला बन गया और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है आपको। इस पर न्यूमेरिकल्स करने होंगे हमें। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू। मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को आप कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, मो और साइमंस होती है। फिर हमने ये बात करी कि कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। वहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला कि C इज इक्वल्स टू कप्पा A अपॉन L। कप्पा इज व्हाट? कंडक्टिविटी। तो मैंने कंडक्टिविटी के लिए अलग से फॉर्मूला बनाया। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस L अपॉन A। L अपॉन A एक कॉन्स्टेंट है, इसे सेल कॉन्स्टेंट कहा जाता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। इसकी डिफाइन देनी है मुझे कंडक्टिविटी की, मैं अभी दे रहा हूँ, अभी दूंगा उसकी डेफिनेशन, इस फॉर्मूले के आधार पर ही दूंगा। बट आपको मैं SI यूनिट और बता दूँ इसकी। सो देखिए SI यूनिट क्या होगी इसकी? SI यूनिट ऑफ कप्पा कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चंस में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेगा, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलता है तो आपको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है? कप्पा की। क्योंकि अभी हम और टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी पढ़ेंगे।
अभी हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता है तो आप समझ जाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दी कप्पा। अब ऐसा यूनिट ऑफ कप्पा देखिए, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स एल अपॉन ए, है ना, एल अपॉन ए, तो यानी कि सेंटीमीटर अपॉन के सेंटीमीटर स्क्वायर, काटू तो ये सेंटीमीटर, यानी क्या हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे सही ये लगती है बोलने में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ कप्पा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको वो पेपर में ऑप्शन देगा, इनमें से कैसी भी कोई भी यूनिट दे सकता है, कुछ भी लगा करके दे सकता है, आपको सही वाली पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और कप्पा। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मो सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ कप्पा और दी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कप्पा की यूनिट क्या होती है, तो मो इनवर्स मो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं आपको डिफाइन बताता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ठीक है। मैं इसे साफ करता हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन बताऊँगा। अच्छा, देखिए हमने बात करी कि कप्पा किसके बराबर है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन ए के बराबर है, ठीक है। ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इस तरीके का, इसमें ये इस तरीके की मेटल की रॉड्स हैं, प्लेट्स की फॉर्म में, रॉड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। क्योंकि मुझे क्यूब बनाना होता है ना, इसलिए मैं जानबूझ के लेता हूँ, जिससे मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि 1 ml का हो गया है वो, ये इनके बीच का डिस्टेंस है और ये एरिया है। अब देखिए इफ़ L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना कर दूँ मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L कितना कर दूँ मैं 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या भरा हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। ठीक है, पूरे में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि वो कंडक्टेंस जो उतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया जाएगा जो कि उन रॉड्स के बीच में प्रेजेंट है, जिनकी लेंथ, जिनकी सेपरेशन कितनी है, जिनकी सेपरेशन इज, हाँ अब सही है, ठीक है, जिनकी सेपरेशन कितनी है, तो जिनकी सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर और जिनकी इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, यानी इस क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कर दिया ना मैंने उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर और एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहलाएगा। मैं आपको लिख करके बताता हूँ। देखिए मैं कहूँगा कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस offered by electrolyte. Conductivity is the conductance offered by electrolyte present between rods. ये इलेक्ट्रोलाइट जो उन रॉड्स के बीच में है, प्रेजेंट बिटवीन रॉड्स हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बस क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है उतने इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो उन रॉड्स के बीच में प्रेजेंट है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो जिनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है, वो उतने इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है, वो उतने इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है जो उन रॉड्स के बीच में फंसा है, जो उन रॉड्स के बीच में प्रेजेंट है, जिनका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर है और जिनके बीच की सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। यानी कि 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्योंकि देखिए ऐसी रॉड जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और जिनके बीच की सेपरेशन 1 सेंटीमीटर हो, ऐसी रॉड्स के बीच में कितना वॉल्यूम आ सकता है इलेक्ट्रोलाइट का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ सकता है। कितना वॉल्यूम आ सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ सकता है। तो मैं बस वही बता रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस दिया जाता है वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो मैं डेफिनेशन दूसरी भी लिख देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब of electrolyte is called specific conductance और कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी देगा। ऐसा यूनिट मैं आपको इसकी बता ही चुका हूँ। क्या बताई मैंने, अभी आपको बताई थी मैंने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज कंडक्टिविटी, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। यहाँ से आपको डेफिनेशन पता चल गई, यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता चल गया। वो फॉर्मूला याद रखिएगा ज़रूर। क्या था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। और इसे सेल कांस्टेंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वंस अ सेल इज मेड अप, इफ यू प्रिपेयर अ सेल, देन द रेशियो ऑफ L अपॉन A will remain same unless you change it mechanically। आप सेल ओपन करके रॉड चेंज करो ना करो, वरना अपने आप तो वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी को बताएगा। अब आपको ये आइडिया दे रहा है, आप इसको पहचानो। क्या दे रहा है आपसे, उसने बोला कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है। उसने आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू मान लो 10 दे दी। अब वो बोल रहा है बताओ 20 ml का कितना होगा, तो आप कंडक्टिविटी में 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 30 ml का कितना होगा, आप कंडक्टिविटी में 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पता चल जाता है तो आप 20 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस नहीं बता सकते हो, पता कर सकते हो। यानी कंडक्टिविटी आपको एक पावर देती है कि आप फिर कितने भी इलेक्ट्रोलाइट का आराम से क्या बता पाओ, कंडक्टेंस बता पाओ। जैसे रेजिस्टिविटी एक पावर देती थी कि आप कितने भी ml, कितने भी वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस बता पाओ, क्योंकि वो आपको 1 ml वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी है। 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, तो वो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। वहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता था। सिंपल सी बात है। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियर, वेरी सिंपल टॉपिक, आई गेस दी मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक। आपने अभी क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है, या मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस दिया जाता है जो ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगा है जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, अब उनके बीच में कितना आ सकता है, 1 ml आ सकता है। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाता है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। ये दोनों आपको पावर दे देते हैं कि आपको 1 ml के लिए बता दिया हमने। अब आप कितने भी वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की वैल्यू को। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियर। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ना कुछ परेशानी आती है, वो मैं आपको परेशानी बताता हूँ और उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस और टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब मैं उसमें भी आपको
कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, एक पर्सन ए था और एक पर्सन बी था, ठीक है। उसने कहा कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू 20 थी, ठीक है। पर्सन बी ने कहा कि सेम सब्सटेंस के 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू 200 थी। मतलब 1 ml है, देयर इज ओनली 1 ml इन दिस। इसके अंदर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है? 1 ml ही आ सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है। पर्सन ए ने जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली तो वो 20 आई। पर्सन बी ने जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली तो 200 आई। 10-12 का डिफरेंस होता तो मैं मान लेता कि कैलकुलेशन में गलती रही होगी, बट इतना डिफरेंस, 180 का डिफरेंस, यानी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर किसी और चीज़ में गड़बड़ है। गड़बड़ है अमाउंट में, कंसंट्रेशन में। कैसे है? इसने, ए ने जो सेम इलेक्ट्रोलाइट लिया था, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था इनने पी क्यू, ठीक है, ठीक है। इन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट पी क्यू लिया था उसमें इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो बहुत कम थी। मान लो इसके लिए इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m थी, मोलैरिटी 0.1 m थी, और इसके लिए कंसंट्रेशन जो थी वो 10 m थी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। अब अगर अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो आयन ज़्यादा फ्लो करेंगे, यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसमें अमाउंट कम है तो आयंस कम फ्लो करेंगे और कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। बहुत आराम से समझो। देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी। ए ने कंडक्टिविटी निकाली एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी वैल्यू 20 आई। बी ने कंडक्टिविटी निकाली उसी सेम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की, 200 आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का 1 ml ही था, क्योंकि कंडक्टिविटी इज दी कंडक्टेंस बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 ml ही लिया था। तो फिर इतनी कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आया? इसलिए डिफरेंस आया क्योंकि ए के 1 ml में जो आयंस का अमाउंट था वो था कम, और बी के 1 ml में आयंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, और आयंस का अमाउंट तो उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जैसे 1 ml के वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंसंट्रेशन है, वो भी किसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेगा? वो भी कंडक्टिविटी की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। नहीं करेगा? करेगा। अगर किसी के, देखिए 2 पर्सन थे, दोनों कंडक्टिविटी की वैल्यू बता रहे थे, बट दोनों ही कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग अलग बता रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट सेम था, वॉल्यूम सेम था, दोनों 1 ml के लिए बता रहे थे, सब्सटेंस भी सेम था, बट डिफरेंस किस में था? तो डिफरेंस था उनके कंसंट्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट में। ए के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट वाज वेरी लेस, बी के लिए इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट वाज वेरी लार्ज, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, आयन ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। जब ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टेंस, आयंस का फ्लो भी तो ज़्यादा होगा, तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। 1 ml में कंडक्टिविटी है, अगर 1 ml से बाहर जाते हैं तो वो कंडक्टेंस कहलाने लगता है। अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है तो वो कंडक्टिविटी कहलाती है। 10 ml की होगी तो कंडक्टेंस कह देंगे, सिंपल सी बात है। तो मतलब कि आयन ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि कंसंट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंडक्टिविटी के लिए। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी फिक्स करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में एक पर्सन 10 रख के कैलकुलेट, 20 रख के कैलकुलेट कर देगा, एक 200 रख के कैलकुलेट कर देगा, आंसर तो गलत आ जाएगा कंडक्टिविटी का। तो मुझे कंसंट्रेशन को भी क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। अब इतना समझो कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी डिटरमाइन करता है किसको? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी से कंफ्यूज मत हो जाना। अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है तो वो कंडक्टिविटी होगी द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर 10 ml 20 ml की बात होगी तो सिर्फ कंडक्टेंस वर्ड यूज करेंगे। तो कंडक्टिविटी मुझे बतानी है। अगर मुझे कंडक्टिविटी बतानी है, यानी 1 ml के लिए ही मुझे कंडक्टिविटी बतानी है, तो मुझे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी फिक्स करना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन को हम 2 तरीके से मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं, एक मोलैरिटी और एक नॉर्मेलिटी।
तो जो कंडक्टिविटी है वो भी दो टाइप की हो जाती है, एक हो जाती है मोलर कंडक्टिविटी और एक हो जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैं आपको अभी बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डिटरमाइन करता है किसकी वैल्यू को, कंडक्टिविटी की वैल्यू को। 1 ml में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम था, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसकी कंडक्टिविटी कम थी, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। एक की कंडक्टिविटी कम हो गई, एक की कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। एक की कंडक्टिविटी कम हो गई, एक की कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या एक्चुअल रिलेशन बनेगा वो तो अभी हम समझाएंगे, बट आपके माइंड में जिस तरीके से फिक्स हो सकता है वो मैं आपको उस तरीके से समझाने की बात कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ऐसा रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट था तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसी आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। यानी कि जो दो अलग अलग लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो उन लोगों के आंसर्स अलग अलग आना पॉसिबल है ना। यानी एक किसी को 1 ml दिया, एक को भी 1 ml दिया, और उसने आंसर निकाला 10 और उसने आंसर निकाला 20, तो ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि इसके लिए अंदर आयंस का नंबर डिफरेंट था, इसके लिए आयंस का नंबर डिफरेंस था। तो इसमें जो आयंस फ्लो कर रहे थे उसके अमाउंट कम या ज़्यादा या डिफरेंट था, इसके लिए आयंस जो फ्लो कर रहे थे उसमें आयंस का नंबर, जो फ्लो करने की आयंस की एबिलिटी थी वो कम या ज़्यादा यानी डिफरेंट थी, तो आंसर अलग अलग आएंगे। यानी 1 ml में जो आयंस का नंबर है वो भी कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी कि मुझे कंडक्टिविटी के लिए आयंस के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को फिक्स करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन को आप दो तरीके से समझाते हैं, एक मोलैरिटी और एक नॉर्मेलिटी। इस आधार पर जो आपकी कंडक्टिविटी है वो भी दो टाइप की हो गई, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आइए मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे मैं साफ कर देता हूँ और फिर मैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। अब आप कहोगे लैम्डा, जी हाँ, ये लैम्डा होता है और ये भी लैम्डा होता है। ये कैपिटल लैम्डा होता है यानी बड़ा लैम्डा, एंड दिस इज स्मॉल लैम्डा। और आगे चल के मैं आपको इनके यूज़ के डिफरेंस भी बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा लैम्डा यूज़ होगा। आप मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लैम्डा m से ही रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हो? मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लैम्डा m, ऐसा m छोटा बड़ा कुछ भी बना लेना, बट आप कैपिटल वाले लैम्डा का यूज़ करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के लिए। दिस इज लैम्डा, दोनों ही लैम्डा है और दोनों लैम्डा अलग अलग जगह यूज़ होंगे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मोलर कंडक्टिविटी को आपको किससे डिनोट करना है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करना है विद कैपिटल लैम्डा। लैम्डा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हम यहाँ पर लैम्डा ई लिखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पर हम लैम्डा m लिख रहे हैं। मैं आपको इसकी डिफाइन बताता हूँ, देखिए क्या होती है। इसकी डिफाइन होती है कि द कंडक्टेंस offered by 1 mole of electrolyte is called molar conductivity। किसी किसी जगह पर कहीं कहीं क्वेश्चन में से मोलर कंडक्टेंस भी बोलेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं मोलर कंडक्टेंस भी लिख देता तब भी सही माना जाता और मोलर कंडक्टिविटी लिख रहा हूँ तब भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर मेजॉरिटी बुक्स में से सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी ही लिख करके चलता है, क्वेश्चन में भी मोलर कंडक्टिविटी ही लिख करके चलता है, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ कि अगर वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कह दे क्वेश्चन में कि फाइंड दी मोलर कंडक्टेंस, तो आप एकदम डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, आप एकदम घबरा मत जाइएगा, आराम से आप करिएगा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टिविटी की ही बात कर रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन यानी कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, मेरा मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा।
द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि लेमडा एम किसके बराबर हो गया, तो सी अपॉन के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो गया, यानी कंडक्टेंस पर यूनिट मोल। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं कहूँगा कि कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि लेमडा एम इज इक्वल्स टू सी अपॉन के n के बराबर हो गया। अच्छा देखिए एक बात समझिए, आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जनरली वॉल्यूम किस में दिया जाता था, ml में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर के होंगे m इंटू वी अपॉन के 1000 के बराबर होंगे। नहीं लिख सकता, तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेमडा एम किसके बराबर होगा, तो लेमडा एम बराबर के होगा c अपॉन के m इंटू वी, और ऊपर क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, है ना। अच्छा बिल्कुल, वेरी गुड। C क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, कप्पा A अपॉन के L के। याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन ए, है ना। अरे कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। अब मैंने आपसे कहा कि कंडक्टेंस निकालना है, तो आपने क्या करा, कप्पा ए अपॉन के एल के बराबर हो गया, ये मैंने रख दिया। तो मैं यहाँ पर इसमें कंडक्टेंस की जगह कंडक्टिविटी रख दूँ, तो ये किसके बराबर आ गया, कंडक्टिविटी इंटू ए अपॉन एल इंटू के एम इंटू के वी, और ये ऊपर 1000 आ गया, है ना। अच्छा v की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं v की जगह पर लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल्स टू a इंटू के एल। तो मैं यहाँ पर v की जगह पर अब कप्पा a इंटू 1000 अपॉन के l इंटू के m इंटू के a इंटू के l। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि लेमडा m का क्या फॉर्मूला बन करके आ रहा है, मैं ये सारे साइड वाले रब कर देता हूँ। तो लेमडा m का क्या फॉर्मूला बन करके आ रहा है, तो लेमडा m का फॉर्मूला बन करके आ रहा है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m इंटू के l का स्क्वायर। और देखिए कंडक्टिविटी के टर्म्स में मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, वैसे तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया है, बट a भी कितना होता उसमें, तो a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता कंडक्टिविटी में, और L कितना होता, तो L कितना हो जाता, 1 सेंटीमीटर हो जाता। L कितना हो जाता, तो L वुड हैव बीन 1 सेंटीमीटर। L मेरा कितना हो गया होता, तो L मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया होता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एम। ये फॉर्मूला हो गया किसका, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा मोलर कंडक्टिविटी का। ये आप देखिए, अगर आपको मैं बताऊं तो ये डेरिवेशन इस तरीके का आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इस तरीके का डेरिवेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको सीधे न्यूमेरिकल करने होंगे इस टॉपिक से, जो सीधे सीधे इस फॉर्मूले पर बेस होंगे। तो मेरी तो सलाह भी आपको यही रहेगी कि आप इस फॉर्मूले को सीधे सीधे लर्न कर लीजिए, विच इज़ व्हाट, विच इज़ लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। सिंपल फॉर्मूला है, लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लेमडा इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। लेंथ हमने कितनी मान ली, 1 सेंटीमीटर। लेंथ हमने कितनी मान ली, तो लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर मान ली, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला निकाला, और उसके अकॉर्डिंग जब हमने फॉर्मूला निकाला तो हमें लेमडा एम के बारे में पता चल गया, ये हमें लेमडा एम के बारे में पता चल गया, ठीक है। अच्छा ये हुई बात। अब मैं इसकी एसआई यूनिट बता दूं आपको, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसकी एसआई यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, ठीक है। देखिए मैं फिर बता दूं, ये डेरिवेशन यू विल नॉट फाइंड इट इन योर बुक्स, ठीक है। उसमें एक कंफ्यूजिंग सा डेरिवेशन दे रखा है जो कि रिक्वायर नहीं है, क्योंकि कभी आपसे वो ये फॉर्मूला किस तरीके से आया नहीं पूछेगा, आपसे सीधे फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल होंगे। तो ये फॉर्मूला ज़रूर लर्न करना है आपको, लेमडा एम इज इक्वल्स टू यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। आपको यूनिट ज़रूर लर्न करनी है। देखिए कप्पा की यूनिट यानी कि
कंडक्टिविटी की यूनिट हमने अभी पढ़ी थी, क्या थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की कुछ नहीं होगी। इसकी क्या होती है? तो इसकी होती है मोल अपॉन के सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी मोल की पावर -1, और ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करूँगा तो क्या आएगी यूनिट? तो आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर यूनिट आ जाएगी इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये यूनिट ज़रूर याद रखनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। देखिए क्या है, तो सिंपल है, जो भी कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया जाएगा वही क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको करके बताया, क्योंकि देखिए मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर थी? कंडक्टेंस अपॉन के नंबर ऑफ मोल्स के। वहाँ से पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बना करके दिखाया है, तब जब लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सेपरेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में जब बात करेंगे तो हम लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेकर के चलेंगे। तो वहाँ से ये पूरा फॉर्मूला जो है वो मैंने आपके लिए ड्राइव किया है। बट इम्पॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एम के बराबर हो गया। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एम के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। मैं एक बार सारे फॉर्मूले दोबारा नोट डाउन कर दूंगा आपके लिए, बट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अबाउट दी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पेपर में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कुछ भी आ सकता है। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो वो कप्पा की बात कर रहा है, अगर वो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो वो लैम्डा एम की बात कर रहा है, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो वो लैम्डा ई की बात कर रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैं इसलिए आपको दोनों बता दे रहा हूं क्योंकि बुक्स में कहीं कहीं पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिखा आता है, वरना मेजॉरिटी बुक्स में यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही लिखा आ रहा है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई मार्क्स कटने की चांस बने, इसलिए मैं आपको सब बता के चलता हूँ। अब देखिए ये बात करता है नॉर्मेलिटी की। ठीक है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती थी? तो हमने नॉर्मेलिटी में पढ़ा था कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो बराबर की होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अगर ये ml में करते थे तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देते थे ऊपर? 1000 का। यही तो बात होती थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called equivalent conductivity। ये हुई डेफिनेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस दिया जाएगा वही क्या कहलाएगी? उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। मतलब लैम्डा ई इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से निकालूँ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो रहे हैं? तो वो बराबर के हो रहे हैं नॉर्मेलिटी इंटू के वॉल्यूम अपॉन के 1000 के। नॉर्मेलिटी इंटू के वॉल्यूम अपॉन के 1000 के बराबर हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको इस फॉर्मूले में प्लेस कर देना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह। तो ये हो जाएगा C n इंटू के V इंटू के 1000। सिंपल सी बात।
अब का ये क्या है कंडक्टेंस, मुझे पता है कप्पा इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन ए के बराबर होता है, तो मैं सी की वैल्यू लिखूंगा तो कप्पा इंटू ए अपॉन के एल के बराबर हो जाएगा, और ये एन और वी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू के एल, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1000। ठीक है, अब ये लैम्डा ई के बराबर है, ये लैम्डा ई के बराबर है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा इंटू के 1000 अपॉन के एन इंटू के एल का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कह दूंगा कि हम लेंथ कितनी मानते हैं, तो हम कहेंगे कि इफ़ एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, इफ़ एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो लैम्डा ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एन के बराबर, कप्पा इंटू के 1000 अपॉन के एन के बराबर। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको कैलकुलेशन, आपको डाउट होता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको ज़रूर बताना, सही समझा इसलिए मैंने आपको बताया, बट दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा ई इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एन के बराबर हो गया। लैम्डा ई इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एन के बराबर हो गया। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट बोलूँ तो देखिए, कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन के सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल वैसे ही चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, तो ये रह जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो इसे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर आप इसे लिख सकते हो मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये यूनिट हो गई, ये आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, और यदि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करोगे, यानी आप कंडक्टिविटी के लिए कंसंट्रेशन को कंसीडर करोगे, तो आपने कंसंट्रेशन फिक्स करना पड़ेगा। तो आपने 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि आप कंसंट्रेशन को जनरली 2 मेथड से डिटरमाइन करते हो, या तो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, तो उन्होंने मोस्ट कॉमन मेथड लेकर के 1 मोल के लिए जो कंडक्टिविटी आ रही है उसे मोलर कंडक्टिविटी का, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जो कंडक्टिविटी आ रही है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, और इसके बेस पर हमें क्या करने होंगे, न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े और उनके अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज आपने पढ़े। ठीक है, देखते हैं अभी हम। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा अबाउट रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसे R से डिनोट करते हैं, और R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो किसके बराबर होती है, ओम के बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल। एक हमने पढ़ा कंडक्टेंस के बारे में, तो कंडक्टेंस मैंने कहा C और G से डिनोट करते हैं, C और G दोनों में से किसी से भी कर लो, और ये मैंने कहा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो ओम इनवर्स और मोह और साइमन के बराबर होती है, साइमन्स। ठीक है, एक हमने पढ़ा अबाउट रेजिस्टिविटी के बारे में, तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, तो रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L के बराबर होता है, और इसकी यूनिट किसके बराबर होती है, तो वो बराबर की होती है ओम सेंटीमीटर के। ठीक है, ये होता है। फिर आपने एक पढ़ा अबाउट कंडक्टिविटी के बारे में, तो कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से, और कंडक्टिविटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था बताओ, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू C इंटू एल अपॉन ए, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा, मतलब कप्पा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू के सेल कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है,
तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। अगर मैं इसकी यूनिट आपसे बोलूँ तो क्या होगी, तो देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी, साइमन, और सेल कांस्टेंट की L/A है तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इनकी यूनिट्स थी। फिर मैंने आपसे ये कहा कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में यूज़ की जाएगी, बट कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेशन का प्रभाव होता है। तो आपने एक नया टॉपिक पढ़ा विच इज़ मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर कंडक्टिविटी हम लैम्डा एम से डिनोट करते थे। इस लैम्डा एम का फॉर्मूला पढ़ा आपने, कप्पा इंटू के 1000 अपॉन के एम, और इसकी यूनिट आपको मैंने बताई। तो देखिए इसकी यूनिट आपने लिखी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको बताई एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मैंने आपको क्या बताया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि लैम्डा ई इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, और इसकी यूनिट क्या बताई मैंने, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर हो गई। ये आपके क्या थे, फॉर्मूलाज थे जो डिफरेंट अभी तक आपने पढ़े हैं, और जिनके बेस पर आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैं न्यूमेरिकल्स अभी आपको करवाऊंगा आने वाले वीडियो लेक्चर में, बट पहले एक रिलेशन और बता दूं। वो रिलेशन है बिटवीन दी मोलर कंडक्टिविटी एंड दी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखते हैं। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। देखिए लैम्डा एम इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लैम्डा ई इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन ई, सॉरी एन, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड दे दूँ सिंपली, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई किसके बराबर होगा, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एम और कप्पा इंटू 1000 अपॉन के एन के बराबर होगा, है ना। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन अपॉन के एम के बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन के लैम्डा ही, है ना। अच्छा लैम्डा एम, ठीक है। अब देखिए इसको मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो लैम्डा एम अपॉन के यहाँ लिख देते हैं। देखिए लैम्डा एम अपॉन के लैम्डा ई नॉर्मेलिटी अपॉन के मोलैरिटी के बराबर है। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, तो वो बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद करो क्या था, तो हमने कहा था कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू के वी एस, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी इंटू के 1000 अपॉन के एम बी इंटू के वी एस, यही था। तो मैं लिखता हूँ डब्ल्यू बी इंटू के 1000 अपॉन के इक्विवेलेंट मास इंटू के वी एस। जो हमें सोल्यूशन, जिन्होंने सोल्यूशन के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे उन्हें पता चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ फॉर्मूले में, ठीक है। और मोलैरिटी किसके बराबर आ रहा है, तो डब्ल्यू बी इंटू के 1000 अपॉन के एम बी इंटू के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 1000 से 1000, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी और वी एस से वी एस, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि मोलर मास अपॉन के इक्विवेलेंट मास के बराबर आ गया, ठीक है। मोलर मास अपॉन के इक्विवेलेंट मास, लैम्डा एम अपॉन के लैम्डा ई किसके बराबर आ गया। देखो कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने बस दोनों को डिवाइड किया, कप्पा इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 कैंसिल हो गया, एन ऊपर चला गया, ये इधर जाता है ये ऊपर जाता है, तो एन अपॉन एम हो गया। एन का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू के वी एस के बराबर होता है, वो रख दिए। एम का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू के वी एस के बराबर होता है, वो रख दिए। बाकी सब कैंसिल हो गया, एम बी अपॉन के इक्विवेलेंट मास के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं ये साफ़ करता हूँ, देखते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि
एटॉमिक मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास इनटू के n फैक्टर। नहीं, या ये नहीं पढ़ा था तो हमने ये तो पढ़ा ही था जब हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा था। तो हमने कहा था कि इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन के n फैक्टर। ठीक है, ये तो पढ़ा था सबने जब मैंने नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी आपको। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन के n फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा m अपॉन के लैम्डा ई इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन के मोलर मास अपॉन के n फैक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n फैक्टर आ जाएगा लैम्डा m अपॉन के लैम्डा ई। ठीक है, n फैक्टर, या फिर इसे x से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर फॉर एसिड x क्या होता है, तो फॉर एसिड x इज दी बेसिसिटी। x इज बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन। फॉर बेस x is acidity, number of acidity, number of replaceable OH ion. For salt it is charge on cation, cation के ऊपर चार्ज। तो आप लैम्डा m लैम्डा ई का रिलेशन इजीली दे सकते हो अगर आपको n फैक्टर पता है। और n फैक्टर आप कैसे पता करेंगे, तो आप ऐसे पता करेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये दो आपकी रॉड्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये दो आपकी रॉड्स लगी। अब इसके अंदर मान लो उसने क्या भर दिया, इसने HCl भर दिया। ठीक है, तो लैम्डा m लैम्डा ई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर n फैक्टर यानी कि बेसिसिटी लिखेंगे। बेसिसिटी कितनी है, 1 है, तो यानी लैम्डा m इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगी, लैम्डा ई। देखिए HCl के लिए बेसिसिटी कितनी होती है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन, यानी बेसिसिटी कितनी हो जाती है, तो बेसिसिटी कम्स आउट टू बी 1। तो यानी कि n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो लैम्डा m किसके बराबर आएगा, लैम्डा ई के बराबर आएगा। सिंपल सी बात है। सो दिस रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास सॉल्ट है तो चार्ज ऑन कैटायन आ जाएगा, बेस है तो एसिडिटी आ जाएगी। सो ये रिलेशन बनते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिलेशन पता हो। एक लाइन का रिलेशन है, ये याद रख लो। कोई डेरिवेशन तुमसे नहीं पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा कि कोई ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। एक सवाल का, एक नंबर का क्वेश्चन भले ही पूछ ले, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई, तो आपको बताना होगा कि लैम्डा एम अपॉन की लैम्डा ई इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। या ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एन एंड लैम्डा ई इफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज HCl, या इफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज K2SO4, इफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज NaOH। तो आपको पता है अगर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, और सॉल्ट है तो चार्ज ऑन कैटायन के बराबर होगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा ई इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा ई इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।